व्हाट इज हीट स्ट्रेस? अगर टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, क्योंकि बर्ड में जो स्वेट ग्लैंड होती नहीं, ह्यूमन क्या होता है, पसीना होता है तो आदमी का अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। लेकिन बर्ड में स्वेट ग्लैंड नहीं होती है, तो बहुत अधिक हीट, अगर जो उसमें हीट इवेपोरेशन नहीं हो पाता, हीट स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ती है, तो बर्ड पेंटिंग करता है। उसने अपना हीट लॉस कर रिकवर करने के लिए वो पेंटिंग बहुत अधिक करता है। उससे बहुत अधिक हीट रहे, बर्ड में हीट आएगी। अगर बॉडी वेट उसका लो हो जाएगा, फीड इनटेक भी कम करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो हमें सबसे मेंटेन रखना है टेम्परेचर। टेम्परेचर सही रहेगा तो हीट स्ट्रेस नहीं आएगी। व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट क्या क्या है हीट स्ट्रेस का? बॉडी टेम्परेचर, बर्ड्स बॉडी टेम्परेचर, मोर्टेलिटी। अगर जो 43 से 47 से ऊपर जाएगी, मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 38 तक बर्ड अपना कंफर्ट जोन, अगर जो 25 से 27 के बीच में बर्ड का टेम्परेचर है, तो यहाँ पे अच्छा अपना अपना कंफर्ट जोन है। लेकिन 38 से ऊपर चला जाता है अपना मोर्टेलिटी, इसमें सबसे अधिक मोर्टेलिटी यहाँ होती है बर्ड में। और 20 से नीचे आता टेम्परेचर, तो बर्ड कोल्ड स्ट्रेस की वजह से हार्डनिंग होती है, इंक्रीज फीड कंजप्शन बढ़ाता है, लेकिन बॉडी वेट नहीं होता है। क्योंकि वो जो फीड इंटेक लेता है, वो जो उसकी बॉडी वेट में ज़्यादा प्रोडक्शन राशन में होना चाहिए, वो मेंटेनेंस राशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से फीड इंटेक लेता है, एफसीआर हाई जाती है, क्योंकि वो मेंटेनेंस राशन में चला जाता है और प्रोडक्शन राशन जो होना चाहिए। सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस हो रहा है बर्ड में, इसको कैसे हम देखेंगे, क्या सिम्टम दिखेंगे? ट्राई टू मूव बर्ड। बर्ड जो बहुत दूर तो भागना शुरू हो गया है। और जहाँ पे छाया रहेगा या ठंडा लगेगा, कूलिंग पैड जैसे ठंड, जिधर साइड में छाया रहेगा, ठंडा रहेगा, या जूट पल्ली जो चलाते हैं, वो पानी चला रहे हैं, उस साइड में सबसे अधिक जाएंगे। जहाँ पे उनको ठंडा महसूस होगा, बर्ड उस साइड सबसे अधिक जाएगा। और अपना बर्ड विंग जो फड़फड़ाना शुरू कर देता है, इंसुलेशन काम करता है अपना, हीट हीट रिड्यूस करने का काम करता है। रेस्ट टू रिड्यूस एक्टिविटी, इंक्रीज वाटर कंजम्पशन, वाटर इंटेक बढ़ जाता है बर्ड में। हेलो। और पेंटिंग, बहुत तेजी से पेंटिंग शुरू करता है बर्ड, हाँ। हाँफना शुरू करता है बर्ड। बर्ड डाई एट 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है बर्ड, वहां पे डाई हो जाता है। इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस। इसके क्या इफेक्ट होते हैं? हीट इंटेक कम करेगा, बॉडी वेट गेन कम रहेगा, एफसीआर हाई जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, उसकी इम्यून सिस्टम कम हो जाएगी। डिसीज आउट इम्यून सिस्टम कम होता है तो डिसीज आउटब्रेक की चांसेस बढ़ जाती हैं। जैसे अपनी अभी सीसीआरडी बहुत तेज फैलना शुरू हो जाए, सीआरडी होने लगेगा। और बहुत सी वायरल डिसीजेज भी शुरू हो जाएगी। एनडीआईवीडी की चांसेस हो जाती है, जब बहुत इम्यून इम्यून डिफिशियंसी बहुत अधिक हो जाती है। गट उनका डैमेज होने लगे, फीड इनटेक कम करेंगे। और बर्ड छोटे बड़े हो जाएंगे, जो कलिंग वाले की लास्ट में हम करते हैं, बर्ड को कलिंग करना पड़ता है, तो फीड इनटेक कम लेंगे तो बॉडी वेट भी कम ही होगा। तो बहुत सारे फार्मर ये बोलते हैं हमारा फीड इनटेक कम हो रहा है तो बॉडी वेट कम है, सही चल रहा है। वो सही नहीं चल रहा है। हमारे बर्ड को फीड इनटेक प्रॉपर लेना चाहिए, पूरा फीड इनटेक लेगा तभी बॉडी वेट गेन होगा। अगर जो आपका फीड इनटेक कम हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा बर्ड स्ट्रेस में है, कोल्ड स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस, किसी भी तरह स्ट्रेस में है, इसलिए फीड इनटेक कम ले रहा है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर फीड इनटेक कम रहेगा तो बॉडी वेट भी कम होगा। व्हाट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बर्ड? नॉर्मल बर्ड का टेम्परेचर 41 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, 104 से 107 फ़ारेनहाइट। ऑप्टिमम ग्रोइंग टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डे डे वाइज के हिसाब से, एज के हिसाब से। अगर 21 से 27 के भी टेम्परेचर है तो सही है बर्ड के लिए। वाटर जो है 18 से, अभी गर्मी ठंडी के टाइम पे हम लोग बोलते थे टेम्परेचर, गर्मी या ठंडी में 18 से 21 के बीच टेम्परेचर रहेगा पानी का तो अच्छा रहेगा, बट अच्छे से ड्रिंक करेगा पानी। वाटर इंटेक, आइडियल ह्यूमिडिटी 50 से 60, ये ह्यूमिडिटी 50 से 60% होना चाहिए सेट का। तभी इस सीजन में ह्यूमिडिटी का हमें कोई इशू नहीं रहता, ह्यूमिडिटी सीजन में नहीं होता। ह्यूमिडिटी मेनली बढ़ती है हमारे जून जुलाई अगस्त, जुलाई वाले सीजन जो रेनी सीजन होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती है।
अभी ह्यूमिडिटी की दिक्कत नहीं है। हीट स्ट्रेस इंडेक्स, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हीट इंडेक्स जो होना चाहिए 150 तक होना चाहिए। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों का, अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है, दोनों से 150 तक, अगर जो दोनों ऐड करके 150 तक है, तो हमारा बर्ड एक्टिव रहेगा, सही रहेगा, टेम्परेचर ठीक है। अगर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी कम हो रही है, तो भी दिक्कत है। तो हमें दोनों का हीट स्ट्रेस इंडेक्स 150 तक होना चाहिए। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 150 तक आनी चाहिए। ये बॉडी टेम्परेचर फिगर आप लोग को दिख रहा है, बर्ड की एक्टिविटी। रेस्पिरेशन रेट 15 से 35 पर मिनट है। बॉडी टेम्परेचर 41। बर्ड एकदम सही है। रेस्पिरेशन रेट 60। बॉडी टेम्परेचर इस तरह पेंटिंग शुरू कर देता है, उससे रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, पेंटिंग बहुत तेज करना शुरू करता है, बॉडी टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसमें रेस्पिरेशन बहुत तेजी से पेंटिंग शुरू कर देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ पे डाई होना शुरू कर देता है। इसके बाद बर्ड बैठने लगता है, बहुत तेज पेंटिंग करता है, उसके बाद बर्ड मर जाता है। ये पेंटिंग की वीडियो है। ये बर्ड आपको दिख रहा है, ये बर्ड पेंटिंग कर रहा है। और इसमें टेम्परेचर हाई हो रहा है, इस वजह से बर्ड इतना पेंटिंग कर रहा है। हाउ टू प्रिवेंट हीट स्ट्रेस, फीडिंग मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सेट मैनेजमेंट। इसमें यही आपको बताएं, जो अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंप्लीट, दोनों का 150 होना चाहिए। अगर जो ह्यूमिडिटी 80 75 है, ह्यूमिडिटी अपनी जो है 60% है, टेम्परेचर अगर उसमें 90 फ़ारेनहाइट 9 7 16 है, 160 तक का रहेगा, 150 से 160 तक, तो बर्ड का सही रहेगा, बर्ड एक्टिव रहेगा। और वाई फीडिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, द लार्जेस्ट लॉस विथ हीट स्ट्रेस, लोअर फीड इनटेक। अगर जो हीट में बढ़ रहेगा तो उसका फीड इनटेक कम रहेगा, बॉडी वेट गेन स्लो करेगा और एफसीआर हाई जाएगा। लोअर फीड इनटेक, लोअर बॉडी वेट। फीड इनटेक इंक्रीज विदाउट समर मैनेजमेंट, हाई मोर्टेलिटी। अगर जो समर मैनेजमेंट नहीं किया, फीड इनटेक प्रॉपर का, अगर जो दिन के टाइम में हम फीडिंग बहुत अधिक अभी इसीलिए करते हैं ना, गर्मी में आप दिन में फीड ना करा के 70% फीडिंग हमारी नाइट में होनी चाहिए। तो नाइट में क्या टेम्परेचर सही रहता है, तो फीड इनटेक 70% होगा, तो उससे बर्ड की टेम्परेचर हाई नहीं जाएगा, मोटिलिटी नहीं होगी। लेकिन दिन के टाइम अगर जो हम फीड खिलाएंगे तो उसमें एनर्जी रहती है, एनर्जी जब बर्ड खाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा उसका, तो बर्ड की मेटाबॉलिक बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मोर्टेलिटी की चांसेस दिन में अधिक होती हैं। इसलिए दिन के टाइम पे हम लोग फीडिंग कम करवा रहे हैं गर्मी के सीजन में। और नाइट में फीडिंग 70% फीडिंग नाइट में होनी चाहिए, 30% फीडिंग डे में होनी चाहिए। नीचे लिखा भी है 30% मॉर्निंग एंड 70% नाइट फीडिंग। रिमूव फीड एट लीस्ट 3 आवर पीरियड द पीक हीट पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर इस समय 12 बजे से 4 5 बजे तक अगर जो टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो उसमें आपको फीडिंग बंद करा के रखिए।
फीड मैनेजमेंट टिप्स ड्यूरिंग समर। फीड इन कूल हावर 9 a.m. मॉर्निंग आफ्टर 10 p.m. डिपेंड ऑन द लोकल वेदर कंडीशन। जैसे आपके यहाँ टेम्परेचर जिस रीजन में जिस जगह पे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप एक कोशिश कीजिए जिस टाइम ठंडा रहे, 10 बजे तक ठंडा रहता है तो 9-10 बजे तक फीडिंग कराइए। उसके बाद शाम को 6 बजे ठंडा हो रहा है, 7 बजे ठंडा हो रहा है, 8 बजे ठंडा हो रहा है, उस टाइम पे फीडिंग कराइए। दिन में फीड आप कर रखिए। नाइट के टाइम पे बल्ब अच्छे से पूरी लाइट अच्छी होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर फीडिंग बर्ड फीडिंग कर सके। तो इसमें यही है कि आप नाइट फीडिंग मेनली रात के टाइम पे आप 70% फीडिंग कराएं, दिन के टाइम पे कम से कम फीडिंग कराएं। टेम्परेचर अगर जो आपके दिन के उसमें टेम्परेचर ठीक है तो दिन में फीडिंग करा लें। अगर दिन में टेम्परेचर हाई जा रहा है तो फीडिंग ना कराएं। और टंकी में अगर और टंकी कवर करके रखिए। इस तरह वो पानी ड्रिंकर लाइन का ये पानी क्लीन करने के लिए है कि अगर जो पानी गर्म हो गया उसको ड्रेन कर दीजिए और नया ताज़ा पानी फिर से उसमें भरिए। और जो पाइप रहता है आगे आपको दिखेगा, इसमें पाइप को इंसुलेशन उसमें गनी बैग से कवर कीजिए किसी तरह के, ताकि टेम्परेचर बना रहे। अवॉइड ब्लैक वाटर टैंक। जो ब्लैक वाटर टैंक है उनको आप जूट जूट से कवर कर दीजिए ऊपर, या फॉल्स सीलिंग लगा दीजिए। आगे फोटो में आपको दिखाऊंगा इस। ये देखिए इसमें फोटो दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर की टंकी है, उसमें ऊपर दवा भी रखे हैं। इस तरह नहीं रखना है, ये कवर नहीं है। देखिए खुले में रहेगा, ये पानी का पूरा पानी गर्म हो जाएगा, ये पानी बर्ड पिएगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये कवर किया हुआ है इस तरह। व्हाइट टंकी व्हाइट वॉश कर दीजिए, ब्लैक टंकी है तो उसके कवर करके व्हाइट वॉश कीजिए, क्योंकि सनरेज को रिफ्लेक्ट करेगा वो। टेम्परेचर थोड़ा 2-3 डिग्री कुछ कम रखेगा। और ये गनी बैग से आप कवर करके उसे पानी छिड़क देंगे तो अंदर पानी ठंडा रहेगा। पानी ठंडा रहेगा, बर्ड प्रॉपर पानी वाटर इनटेक प्रॉपर रहेगा। इस तरह कवर करके रखें। डेली क्लीनिंग वाटर लेवल। ये ड्रिंकर जो है डेली क्लीन करना है। नहीं, जैसे कोई लोग एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, वो आपको नहीं देखना कितनी बार करना है। अगर जो आपको जब भी दिखे, ओपन सेट में क्या रहता है, बर्ड उसमें खाता है, कहीं लीटर पहुंच जाता है, कुछ पर गंदगी रहती है। तो हमेशा पानी ड्रिंकर में जब भी आपको गंदगी दिखे, जो भी ड्रिंकर दिखे उसको साफ करवाइए, ताकि पानी ऐसा साफ रहे ताकि हम भी पानी पी सकें। जैसे अगर जो हम पानी पी सकते हैं तो बर्ड पानी पिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो उस तरह पूरा क्लीन होना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि कंटामिनेशन का सबसे अधिक सोर्स है वाटर। अगर जो उसमें उसके बीट जाएंगे, छिलका, वो लिटर मटेरियल कुछ भी जा रहा है तो उससे इकोलाई बर्ड में जाएगा। तो एसडी फायर सैनिटाइजर कुछ भी चलाते रहें, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ से आ रहा है पानी के थ्रू, तो बर्ड में इकोलाई आएगा। फिर सभी लोग कहते हैं सारा चीज सैनिटाइजर वो सब कुछ चल रहा है, फिर इन्फेक्शन इकोलाई बननी शुरू क्यों हो रही है। यही रीजन होती है कि प्रॉपर पानी क्लीनिंग नहीं होता है, उसमें लिटर मटेरियल जाता है, उनके डस्ट जाते हैं, बीट जाते हैं। उसकी वजह से वाटर कंटामिनेट होके कंटामिनेटेड वाटर बर्ड पिएगा तो वहाँ इकोलाई बनने की चांसेस बहुत अधिक होती हैं। और ये गर्मी के टाइम पे जो वाटर वाटर है, वाटर का लेवल बढ़ा के रखे ब्रिम लेवल तक, ताकि वो पानी पिए तो उसका पहुंच जाए, पूरा डिप हो। तो पानी भर के रखें इसमें से, ब्रिम लेवल तक, यहाँ साइड से पूरा पानी भर के रखें, 70% भरा होना चाहिए कम से कम पानी। तो पानी का लेवल इसका मेंटेन होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट ड्यूरिंग समर। ये है जो आपको टिक दिख रहे हैं, इस तरह के इंसुलेशन से कवर हो रहना चाहिए, ताकि अंदर पानी ठंडा रहे। वाइट टंकी रहे। तो अभी जो नए फार्मर बना रहे हैं, नए फार्म बनाना चाहते हैं, वहाँ पे वाइट टंकी रखाएं लगाएं, क्योंकि वो अपने सनरेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हीट कम उसमें टंकी में, व्हाइट वाले टंकी में कम होगा हीट। और ब्लैक टंकी क्या हीट एब्जॉर्ब करती है, तो वहाँ का पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो कोशिश करें व्हाइट टंकी रहे, नहीं तो ब्लैक टंकी उसको व्हाइट पेंट कर दें, व्हाइट वॉश कर दें। तो उससे कुछ 1-2 डिग्री का कुछ फर्क पड़ेगा उसमें। और इस तरह कवर करके रखें।
कवर द एक्सपोज पाइपलाइन विथ गनी क्लॉथ। गर्मी के टाइम पे अगर जो बताते हैं बहुत लोग, पाइपलाइन का पानी हम तो ठंडा डाल रहे हैं, पानी वहां से पानी गर्म भी फिर भी हो रहा है, तो बाहर सनरेज की वजह से अगर इस तरह कवर रखेंगे, पाइपलाइन कवर रहेगा, तो आपके बर्ड जो है पानी वहां तक बर्ड तक पहुंचेगा, ठंडा पानी पहुंचेगा। और टंकी में पानी ठंडा है, लेकिन पाइपलाइन में रास्ते में ही पूरा पाइपलाइन तक पहुंचते पहुंचते गर्म हो जाता है, तो इसको कवर करके रखें। गनी बैग से आप कवर करके रखेंगे तो पानी का टेम्परेचर सही रहेगा। ये पाइपलाइन जो होता है, ये पाइपलाइन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। कहीं अगर जो झुकाव रहेगा वहां पे पानी का जमाव शुरू हो जाए, वहां बायोफिल्म बन जाती है, इकोलाइज कंटामिनेशन बहुत होना अधिक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो ड्रिंकर लाइन की पाइप के ऊपर लगी रहती है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं झुका नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। जहाँ पे निप्पल लाइन है, जिस जो भी फार्म ओपन साइड है और निप्पल लाइन लगाए हैं, तो गर्मी के सीजन में सबसे अधिक दिक्कत होती है, निप्पल लाइन की पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि ओपन सेट रहता है, ओपन रहता है, उधर हवा भी आती रहती है, तो जो निप्पल लाइन का पाइप है बहुत तेजी से जल्दी गर्म हो जाता है और पानी भी गर्म हो जाते हैं। तो इसको जूट पर, जूट जूट वाली जो अपनी आती है मुस्लिम क्लॉथ, आप जूट की जो बोरी आती है उससे आप इसको कवर करके रखेंगे, तो पाइप लाइन ठंडा रहेगा और पानी भी ठंडा रहेगा। इस तरह इसको कवर कर सकते हैं। समर मैनेजमेंट, रूफ थैचिंग, वाइट वॉश, रूफ ओवरहेड, फॉल सीलिंग, ट्री प्लांटेशन, स्प्रिंकलर, फॉगर, फैन, बर्ड पार्टीशन, जूट कर्टन, ये आगे आपको दिखाएंगे। इस तरह का सेट के ऊपर गर्मी सीजन इस तरह व्हाइट वॉश करवा दें, तो उससे जो सनरेज है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो बहुत कम एब्जॉर्व करेगा, हीट एब्जॉर्व करेगा, तो हमारा सेट कम गर्म होगा। इस तरह व्हाइट वॉश कर सकते हैं। व्हाइट वॉश हुआ रूफ, दोनों आप व्हाइट वॉश करवा सकते हैं। और ये रूप थ्रेसिंग, ये ग्रो वेस्ट होती है जो अपने धान के धान के जो पुआल बोलते हैं क्या, ये इसके ऊपर लगा दे, ऊपर रख के स्प्रिंकलर चला देंगे तो ये गीले हो जाते हैं, तो रूप थ्रेसिंग जो रहेगा वो पूरा ठंडा रहेगा, तो आपके नीचे कम से कम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर डाउन रखेगा नीचे सेट का। तो इस तरह रूप थ्रेसिंग करा के ऊपर स्प्रिंकलर चला देंगे, स्प्रिंकलर लगा के, तो पूरा ठंडा रहता है नीचे सेट। इस तरह आप गर्मी के सीजन में ऊपर स्प्रिंकलर ओपन साइड में जरूर लगाएं, और ये रूप थ्रेसिंग करके रखें, तो आपका सेट का टेम्परेचर सही रहेगा। प्रोवाइड इंसुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, कास्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली, मेक रूफ वेट फॉर लॉन्ग टाइम, चेक द क्वालिटी ऑफ। ये रूफ थ्रेसिंग जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारा चेक करके पूरा कवर करके रखें, कहीं खाली न रखें, और अच्छे से उसको वेट रखें, ताकि पूरे सेट पे गीला रहेगा, तो आपके सेट के अंदर का टेम्परेचर अच्छा रहेगा। ये पूरा कवर है रूफ थ्रेसिंग का, फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये गनी बैग भी डाल सकते हैं उस पे, तो ये गनी बैग बहुत थोड़ा लंबे टाइम तक भीगा रहता है, तो आपके अंदर का टेम्परेचर अच्छा रहेगा। और सेट का जो अभी ओपन सेट है उसमें साइड को पंडाल बनाना चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, जो झुकाव रहता है थोड़ा सा नीचे रहे, ताकि सेट के अंदर धूप नहीं जाएगा। नहीं अभी क्या रहता है, जो ऊपर का रूफ रहता है वो वहीं पे जहाँ तक सेट रहता है वहीं तक रहता है, तो साइड से जब धूप आती है तो सेट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे धूप आएगी वो पूरे सेट के उस साइड के बर्ड पूरा एक ही साइड पहुंच जाती है जिस साइड धूप नहीं है, तो हडनी बहुत अधिक हो जाती है, बर्ड को स्पेस कम हो जाता है, वहां भी मोर्टलिटी शुरू हो जाती है। तो आगे आप बढ़ा के रखें, फॉल्स पंडाल भी साइड में लगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, ताकि सेट के अंदर धूप से बचाएं, सेट के अंदर धूप नहीं जाएगी तो हमारा बर्ड पूरे सेट में रहेगा, मोर्टलिटी के चांसेस बहुत कम रहेंगे।
डैमेज थिक गनी बैग यूज ए थिचिंग मटेरियल। ये गनी बैग जो मोटे वाले आते हैं ये भी थिचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ऊपर सेट को ठंडा रखने के लिए। नीतीश। ठीक है। जिसका बना नहीं है तो उसमें फॉल्स पंडाल वंडाल साइड बना सकते हैं, तो ताकि अंदर सेट के अंदर धूप ना जाए। देखिए, ये से ओपन होगा तो सेट के अंदर धूप आएगा तो सारे बर्ड एक साइड पहुंच जाएंगे। इस तरह नहीं करने हैं तो आगे ओवर एंड रूफ इसीलिए थोड़ा सा 3-4 फीट आगे बढ़ा के रखें, ताकि अंदर सेट के अंदर धूप ना आए, तो बर्ड पूरे सेट में रहेगा। टेम्परेरी रूफ रहेंगे, ये टेम्परेरी बनाया गया है, जिसके पास पहले सेट बन गया नहीं है वो टेम्परेरी इस घास फूस का इसका बना के रखें पंडाल टाइप का। तो टेम्परेरी बना रही है तो अंदर सेट के अंदर सारे बर्ड पूरे सेट में रहेंगे, अंदर धूप नहीं जाएगा। इस तरह का रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो अंदर धूप नहीं जाएगा तो अंदर आपका इक्विपमेंट मटेरियल जो भी निप्पल फीडर जो भी रहेंगे गर्म नहीं होंगे, निप्पल और ड्रिंकर भी गर्म नहीं होगा, पानी भी आपके ठंडे रहेंगे। धूप जाएगा तो अंदर जो आप ड्रिंकर लगाए हैं वो बहुत तेजी से गर्म होने, पानी बहुत तेज गर्म होने लगेगा। ये सारे फोटोज हैं ताकि सेट को कैसे हम मेंटेन करें। फॉल सीलिंग अंडर रूफ विथ कर्टन हेल्प कंडक्शन ड्यूरिंग समर बाय 10 फ़ारेनहाइट। फॉल सीलिंग वहां पे लगाएं जिसके ऊपर ऊपर रूफ थ्रेटनिंग नहीं है, स्प्रिंकल नहीं है, वहां पे फॉल सीलिंग करा सकते हैं। अगर जो स्प्रिंकल छत पे लगा तो फॉल सीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉल सीलिंग वहां पे लगाएं जिसके छत पे स्प्रिंकलर नहीं है। रूफ थ्रेटनिंग जो सब पे करना है, जहाँ स्प्रिंकलर नहीं लगाया वहां पे इसको लगा सकते हैं। फॉल फॉल सीलिंग कर सकते हैं, जैसे ठंडी में करते हैं वैसे गर्मी में फॉल सीलिंग ऊपर कर सकते हैं। उससे क्या ऊपर का टेम्परेचर जो सेट गर्म होता है टेम्परेचर उसका नीचे नहीं आएगा, तो वो भी टेम्परेचर लगभग 10 फ़ारेनहाइट तक कंट्रोल करता है। लेकिन जहाँ स्प्रिंकलर लगे हैं वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट सीलिंग विल बी हेल्प टू रिड्यूस द सेट इनसाइड टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड मेंटेन द टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर। अगर जो परमानेंट रहता है वो समर विंटर दोनों के लिए सही रहता है, लेकिन ये जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन किसी फार्म पे नहीं लगाना है। जो भी फार्मर लोग लगाए हैं सीलिंग फैन वो हटा दें। सीलिंग फैन किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि हमारा शेड ऊपर का टेम्परेचर गर्म रहता है, वो गर्म हवा हमेशा ऊपर आती, वही गर्म हवा पूरे शेड में डालेगा, तो कोई इफेक्टिव नहीं रहता। जो भी फॉल सीलिंग वाले फैन रहे वो फैन हटा के सब में स्टैंड वाले फैन लगाएं, फर्राटे लगाएं। स्टैंड वाले फैन ही सही रहेंगे, ये सीलिंग फैन हमारे काम नहीं करेंगे। ये ट्री प्लांटेशन का दिया गया, अगर ट्री रहेगा तो टेम्परेचर हमारा इतना कम हो जाता है प्लांटेशन से। अगर प्लांटेशन नहीं 50 डिग्री प्लांटेशन है, 26 डिग्री इतना टेम्परेचर अगर प्लांटेशन है तो टेम्परेचर हमारा इतना डाउन हो जाता है। इस तरह जो दिख रहा है आपको सेट के साइड में प्लांटेशन, इस तरह प्लांट लगा लें। अभी लगाएंगे तो कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, तो आगे के लिए दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोनों साइड अगर जो इस तरह का ट्री प्लांटेशन कर लिए बहुत अच्छा है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा डाउन चला जाता है, सेट के अंदर टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। प्लांट ट्री एटलीस्ट 10 फीट डिस्टेंस, 10 फीट पे एक पेड़ लगा दें, तो उससे आपके जो साइड से धूप जाती है और सेट जो गर्म होता है वो गर्म नहीं होगा, और आपके अंदर बर्ड सेट के अंदर आराम से रहेगा। यहाँ देखिए प्लांटेशन लगा है, एक गनी बैग है। दिस ट्री विल रिमेन ग्रीन ड्यूरिंग द समर। बहुत अच्छा है, आपका वहाँ पर टेम्परेचर सेट का बहुत अच्छा कंट्रोल रखेगा। वहाँ पे अंदर धूप नहीं जाएगी और सेट पे भी धूप नहीं जाएगी, पेड़ लगे रहेंगे। तो इस तरह प्लांटेशन सभी फार्मर भाई जिनका भी जगह है अच्छे से प्लांटेशन कर सकते हैं।
स्प्रिंकलर अवॉइड कूलिंग इफेक्ट ऑपरेशन इजी इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेट। स्प्रिंकलर सभी फार्म पे लगाएं। 10 फीट के डिस्टेंस पे स्प्रिंकलर होना चाहिए। जो डिस्टेंस स्प्रिंकलर होना चाहिए वो 10 फीट के डिस्टेंस होना चाहिए। स्प्रिंकलर की हाइट इतनी होनी चाहिए ताकि पानी जो है वो सेट के ऊपर गिरे, नीचे ना आए, क्योंकि बहुत जगह हाइट बहुत ऊपर कर देते हो, पूरा जब स्प्रिंकलर चलता है वो पानी बाहर फेंकता है, सेट के ऊपर नहीं पड़ता, वो बाहर चला आता है। तो उसी हिसाब से हाइट भी उसकी सेट करके रखें, ताकि जो स्प्रिंकलर की साइज है और सेट पे जो पानी पड़े वो सेट पे ही रहे, बाहर ना आए। नो प्रॉपर हाइट रूफ, ये यहाँ स्प्रिंकलर लगा है पूरा हाइट पे नहीं है तो सारे सेट पे जा ही नहीं रहा, वो नजदीक नजदीक रह रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पूरा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है वो। सेट पे पूरे भीगना चाहिए, स्प्रिंकलर लगना चाहिए तो पूरे सेट पे पहुंचना चाहिए, जो ऊपर रूफ है सारे सब पे सभी पे पानी पहुंचना चाहिए। ये लगा है स्प्रिंकलर, अच्छा लगा है, पूरा रूफ थ्रेचिंग किया है, स्प्रिंकलर भी लगा है, इस तरह का होना चाहिए। ये फॉगर है, ओपन सेट के लिए फॉगर बहुत अच्छा होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर जब बनता है तो फॉगर बहुत अच्छे काम करते हैं। ये जो 4 नोब वाले जो इस तरह के जो अपने फॉगर रहेंगे, ये बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर जो इसको हम टाइमर के साथ सेट कर देंगे फार्म में, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा रहेगा, इस टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन करता है। और हमारे बर्ड सारे चाहे किसी एज में बर्ड, ये फॉगर बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें एटलीस्ट 12 से 15 दिन के बाद आप बर्ड में चलाएंगे, टेम्परेचर टाइमर के हिसाब से। अगर बहुत गर्मी है तो उस हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से आप टाइमिंग सेट करें, 2 मिनट के लिए चालू कर सकते हैं, 5 मिनट में बंद कर सकते हैं, जिस तरह आपका टेम्परेचर बढ़े। अगर जो हाई बहुत अधिक गर्मी पड़ी तो 2 मिनट चालू 2 मिनट बंद, इस तरह कर सकते हैं। टाइमर के हिसाब से इसको लगाएंगे तो ये अपने आपके सेट का टेम्परेचर बहुत अच्छा करेगा। दिस हेल्प टू रिड्यूसिंग 12 12 फारेनहाइट सेट, पूरा टेम्परेचर ये डाउन कर देता है। ये फॉगर की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? ये 7.5 फीट पे एक लाइन होनी चाहिए, और एक फॉगर से दूसरे फॉगर की डिस्टेंस होनी चाहिए 5 से 6 फीट, इतना डिस्टेंस होना चाहिए एक फॉगर। इस तरह की आप सेट करो, सेट और फॉगर जो लगवाना चाहते हैं, जो नहीं लगवाए हैं वो लगवा लें फॉगर। फॉगर बहुत अच्छा हेल्प करता है गर्मी के सीजन में। ये फॉगर चलेगा तो आपका सेट में इस तरह दिखेगा पूरा, ये फॉगर चलेगा पूरा, फाइन मिस्ट दिखेगा, पूरे के पूरे सेट को इस तरह कवर कर रखेगा। सारे बर्ड जो है प्रॉपर फीडिंग करेंगे, सारे बर्ड स्ट्रेस में कोई नहीं रहे, पेंटिंग नहीं करेंगे, सारे बर्ड अच्छे दिखेंगे आपको। तो इस तरह फॉगर चलेगा तो सारे सेट में इस तरह दिखेगा, आप लोगों को फिगर में फोटो में दिख रहा होगा। तो फॉगर लगाने से हमारे बर्ड का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता है, और हीट स्ट्रेस के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाते हैं। और जिन लोगों को कुछ लगता है कि ये पानी नीचे जाके गीला होगा, तो कोई ऐसा नहीं, अगर इसको चला के फैन चला देते हैं तो सब पानी नीचे गिरता नहीं, सिर्फ एयर का जो अंदर का एयर रहता है वो पूरा टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, एयर का टेम्परेचर ठंडा रहेगा, और इसे नीचे गीला लिटर मटेरियल गीला नहीं करेगा ये। अगर जो जो स्टेट वाला सिंगल वाला रहता है वो नीचे पानी गिरता है वहां पे गीला करता है, लेकिन ये फोगर कभी लिटर मटेरियल आपके गीले नहीं करता। ये वाले फोगर जो दिख रहे हैं, ये बहुत पूरा प्रेशर रहता है, ये सीधे सीधे एक जगह गिरता है, पूरा गीला करता है, तो पूरे सेट को टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता सही से। तो ये वाले सिंगल वाले फोगर सही नहीं हो, 4 नोब वाले जो हैं वो अच्छे रहते हैं फोगर। तो फोगर जो लगाएंगे वही लगाएंगे, ये पूरा प्रेशर वाले फोगर सही काम नहीं करते। ये 39 इंच के जो फैन है अपनी कंपनी से मिल रहे हैं, बहुत जगह आ गए होंगे, कुछ ब्रांचों में आ गए होंगे। जिनको चाहिए वो अपना जमा करके, लगभग 16 साढ़े 16 हज़ार का फैन है, लगभग 2,000 वाट के लिए एक फैन है। तो ये बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करेगा, और वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा काम करेगा ये। तो ये वाला फैन सभी लोग लगा लें, तो अपनी गर्मी की हॉट ह्यूमिड में, ये फैन के हॉट ह्यूमिड कंडीशन जब आती है तो ये सिर्फ पंखे ही काम करते हैं, देख, वहाँ पे कुछ काम नहीं करता। नीचे देख।
वेंटिलेशन एयर स्पीड यूज द बॉक्स फैन 39 प्रोवाइड द परिवर्तन शुड बी यूज्ड वन फार्म 40-50 सेंट लेंथ वन फैन 1200 वाट लिखा है, लेकिन हम 2000 तक इसको यूज कर सकते हैं। ये फार्म ये सेट ये फैन जो है 2000 वाट के लिए सफिशियंट है। ये फैन को आप लोग अच्छे से इसको वायरिंग करवा के रखें, एनसीबी से रखें, ताकि कभी इलेक्ट्रिक शॉक होने के चांसेस ना रहें। तो ये फैन बहुत अच्छे काम करेंगे और डैमेज भी नहीं होते, लंबे टाइम तक चलते हैं। ये जिसके पास ये वाले फैन नहीं है तो ये पेडस्टल वाले फैन, ये फैन मैक्सिमम आपके 100-120 वाट के लिए फैन काम करता है। इससे ऊपर काम नहीं करता है। पेडस्टल जो स्टैंड वाले फैन आपके दिख रहे हैं, ये मैक्सिमम 120 से 100 वाट 120 वाट के लिए काम करता है। ये वाले फैन तो आपको बहुत अधिक लगाने पड़ेंगे। तो इसको भी अगर जो वाले बड़े फैन जिनके पास नहीं है, छोटे वाले फैन लगाएं। लेकिन आपको स्टैंड वाले ही फैन रखने पड़ेंगे, सीलिंग फैन काम नहीं करेंगे, तो यही वाले फैन आपको लगाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंस बर्ड पार्टीशन, बर्ड पार्टीशन रहेगा तो बर्ड का मूवमेंट कम रहेगा। मूवमेंट कम रहेगा तो वो एक जगह बैठ के फीड खाएंगे, वाटर इनटेक रहेगा, उनका बॉडी वेट ग्रोथ अच्छा रहेगा, एफसीआर भी कम रहेगा। अगर पार्टीशन नहीं रहता, बर्ड एक लंबे दूरी इधर उधर दौड़ेंगे तो उनका एनर्जी लॉस होगी, तो उनका बॉडी वेट गेन कम होगा। और कहीं पे हर्डनी बहुत अधिक हो जाएगी, कहीं कम बढ़ रहेंगे। इसलिए पार्टीशन चिक्स आने जब आता है उसी समय पार्टीशन, प्रॉपर पार्टीशन लगा के रखें, तो सारे बर्ड आपको एक समान दिखेंगे। गुड बर्ड पार्टीशन। गनी क्लॉथ वाटर ड्रिप एयर कूल सर्कुलेशन। ये गनी अभी जो भी अभी जहां भी चिक्स जा रहा है, आप कोशिश करें चिक्स जाने से पहले आप सभी लोग ये जो अपनी गनी क्लॉथ है और ये डिप लाइन है, सभी लोग फार्म लगा के रखें। क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए, कभी टेम्परेचर हाई चला जाता है, किसी दिन कम जाता है, कम जाएगा तो आप उसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर नहीं लगाए रहेंगे तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा, तब तक लगाएंगे तो हमारी मोर्टेलिटी बहुत हो जाएगी। तो एक लगा के रखें साइड ड्रिप, और एक कर्टन पूरा नीचे से ऊपर तक लगा के रखें। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर टांग दिए, पर्दा छोटा है तो ऊपर टांग दिए, नीचे खाली हो गया। अगर जो ऊपर खाली रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे खाली रखेंगे तो नीचे डायरेक्ट गर्म हवा जो बर्ड को लगेगी, वो बर्ड को नुकसान करेगी, मोर्टेलिटी हमारी होगी, फीड इंटेक कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, अगर जो लंबाई कम है, चौड़ाई इसकी से गनी बैग की कम है, तो ऊपर खोल के रखें और ऊपर से जो खुला है ऊपर पूरा पैक कर दें, प्लास्टिक वाले से कर दें चाहे जिससे। नीचे वाले जो है पूरा नीचे तक ये गनी क्लॉथ जो है पूरा नीचे से पैक करें, ताकि नीचे से डायरेक्ट हवा कोई फार्म के अंदर ना जाए। ये देखिए पूरा वेट गनी क्लॉथ आउटसाइड पूरा कवर है, पूरा इस तरह कवर रहे तो बहुत अच्छा है। ये कुछ टेक्निक है, अपने पास कुछ आते हैं इस तरह के, तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है वो दिखाया गया वीडियो में। पर्दे से। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये गोनी वाला पर्दा है, एकदम पतला पर्दा आता है दोस्तों। जी हाँ, ये देखिए आप, पतला आता है। इसकी जो लंबाई वो 40 इंच है दोस्तों। आप इसमें 5 फीट वाला भी ले सकते हो, 4 फीट वाला भी ले सकते हो, 6 फीट वाला भी, जैसी भी आप ऑर्डर दोगे वो हिसाब से बना के मिलता है, या फिर रेडीमेड मिलता है तो रेडीमेड। और दूसरी बात कि ये अखंड होता है दोस्तों, आप जितना चाहो उतना लंबा ये आता है। अभी मैंने पूरा बंडल मंगाया था दोस्तों, तो अभी हम इसमें से निकाल निकाल के लगा रहे हैं। इसकी कीमत की बात करूं तो ये आपको 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, ये प्राइस में मिल सकता है दोस्तों, फिट। जी हाँ, 14 से लेकर 16 रुपए आपके मार्केट के हिसाब से। हमारे यहाँ पे तो ये मुझे 15 रुपए फिट मिला है दोस्तों। आप अपने मार्केट का रेट देख के इसे परचेस कर सकते हो।
अब बात करते हैं दोस्तों इसको लगने वाले दूसरे सामान की। बात करते हैं दोस्तों इस सामान की, तो ये केबल टाई है, या आप इलेक्ट्रिक शॉप से या फिर बड़े हार्डवेयर की परचेज कर सकते हो। जी हाँ, छोटी बड़ी बहुत सारी साइज में मिलता है, आप जरूरत अनुसार से ले सकते हो। मेरे पास 20 mm की लाइन गई हुई है दोस्तों करके, ये 20 mm का टी और 20 mm की लाइन। तो 16 में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर। जी हाँ, उसके बाद में दोस्तों ये 16 mm का एल्बो है। जी हाँ, जहाँ पे दरवाजा वगैरह आता है ना, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और ये जॉइनर 16 और 20 की आपको लेना ही पड़ेगा। ये जो छोटा सामान है दोस्तों, ये नली के साथ आप नली वाली दुकान से ले सकते हो। जी हाँ, ये 20 mm का पाइप है और ये 16 mm का पाइप है। ये आपको जो एग्रीकल्चर वाली शॉप होती है जहाँ पे ठिबक स्प्रिंकलर का सामान मिलता है, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको जो लेटर है, जी हाँ, ये नली 16 mm वाली, ये ISI मार्क वाली ही लेना है। जी हाँ, ये जो मुझे गिरा है दोस्तों, ये 11 रुपए मीटर गिरा हुआ है। जी हाँ, 11 रुपए मीटर से मैंने ये ISI मार्क लेटर को खरीदा है, इनलेट लेटर को। इसमें 5 रुपए मीटर वाली भी नली आती है, बट वो कोई काम की नहीं, वो बीच में से चपक जाती है। इस वजह से आपको ISI वाली लेटर ही लेना है। और ये देखिए इसमें, ये देखो यहाँ पे एक आउटपुट है और एक यहाँ पे आउटपुट है ऑटोमेटिक छेद वाला, कंपनी की तरफ से छेद आते हैं दोस्तों। तो ये मात्र 1.25 फीट पे है। जी हाँ, 1.25 फीट पे ये है दोस्तों। तो इस तरह से आपको लेटर लेना है, इनलेट लेटर, जिसको ऑलरेडी छेद है, अपने को छेद वगैरह करने की जरूरत ना गिरे। अगर आप छेद वगैरह खुद करने की सोचोगे तो फिर कहीं पानी ज्यादा होगा और कहीं कम होगा। आप अगर इनलेट लेटर अगर बाहर से डायरेक्ट लेते हो तो फिर वो सही तरह से पूरे पर्दे पे समान रूप से पानी गिराएगी। अब जब भी आप लगाओगे और बीच में अगर गेट आता है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा गेट आया हुआ है, तो आप देख सकते हो इधर से आने वाला पड़ा, हमने वहां पे एल्बो लगाया, वहां से नीचे ले लिया, वहां पे एल्बो लगाया और इधर ले लिया। अब यहाँ से हम ऊपर लेके भी इधर जा सकते थे, लेकिन ये हमारा फीट का स्टॉक है करके हमने उसको यहाँ से ऊपर ले लिया। और यहाँ पे हमारे पास जगह थी करके हमने वो लेटर को डायरेक्ट ऊपर ले लिया। तो इस तरह से आप एल्बो एल्बो टी का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ कनेक्शन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह से आप पर्दा भी इजीली लगा सकते हो। ये देखिए, ये हमने लेटर यानी नली और हमारा गोनी का पर्दा बिछा दिया हुआ है। और ये देखिए इधर ये पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पे अभी इसका फिटिंग हो रहा है। ये देखिए इधर से ये यहाँ पे इसका छेद वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको फोल्ड होगा और ये यहाँ पे डायरेक्ट जाली को डायरेक्ट केबल टाई से बांध दिया जाएगा। ये देखिए, बांधना लगाना एकदम इजी है। टाई का इस्तेमाल कीजिए, इससे क्या होगा, तार वगैरह अगर आप बनोगे तो आपको फिर खोलने में दिक्कत जाएगी। अगर आप टाई का इस्तेमाल करोगे तो इजीली ये लगाने में भी आसान है और खोलने में भी आसान। थोड़ा सा खर्चा होगा बट आपका जो समय है वो बच जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लगाना है कि आप अभी देख सकते हो, हमने नीचे के साइड से ऊपर इसको लगाया है दोस्तों। नीचे के साइड में हमने इसे कोई फिक्स वगैरह नहीं किया है, हमने सिर्फ फिक्स इसको ऊपर के साइड में टाई से किया हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, इसको टाई, ये जो टाई आती है ना छोटी केबल टाई, इससे हमने फिक्स किया है ताकि जैसे ही गर्मी खत्म हो जाए हम अंदर से टाई काट देंगे और ये निकल जाएगा, पाइप भी अलग निकल जाएगा और गोनी वाला पर्दा भी हमारा अलग निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे कोई सिया बिया नहीं है, हमने सिर्फ इसको ऐसा लपेटा है और टाई मारी भी है। और आप देख सकते हो ये जो हमारा 16 mm पर्दे से। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये गोनी वाला पर्दा है एक पर्दे से। जी हाँ, वो निकल गए। पुअर वेटिंग जूट कर्टन, लो हाइट, ये कम हाइट में है, पूरा गीला भी नहीं है। इसे क्या गर्म हवा अंदर जाएगा तो बर्ड का वो सेट का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। ये गर्म हवा, अगर जो पूरा जूट गीला रहेगा तो इसका टेम्परेचर सेट के अंदर हाँ जी। सही रहेगा। तो पूरा हाँ, ऊपर वो तक पैक रहे, बहुत अच्छा ऊपर तक पूरा पैक रहे। लेकिन ये प्रॉपर जो ऐसा लगे ड्रिप पाइप पूरा कि पूरा जूट कर्टन जो गीला हो जाए। अभी तो सर मैं इधर पे ही आया हूँ, इसकी किस्त लेने के लिए ही आया हूँ। अभी तो खनौदे में ही आया मैं। ठीक है सर।
वेट गन इनसाइड, पूरा वेट रहेगा तो इस तरह अंदर से पूरा आपको दिखेगा। आउटर साइड से इस तरह पूरा कवर गीला रहेगा, इस तरह पूरा गीला रहेगा। अंदर का सेट का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके वही गनी बैग से पूरा कवर करके फोटो दिखाया गया है कि पूरा वेट रहे, पूरा पर्दा किस तरह गीला रहता है, इस तरह पूरा कवर होना चाहिए। ये कहीं पे जाले वाले लगे रहते हैं तो आपका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो प्रॉपर इस तरह का जहाँ पे जाले वाले रहे उसको प्रॉपर क्लीन ही रखें ताकि हमारा वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। ये पावर बैकअप के लिए कभी लाइट वोट कट जाए उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सेट के लिए। ओपन साइड में पंखे का जो गर्मी बहुत है तो बैकअप के लिए जनरेटर रखे रहे, लाइट कट गया तो जनरेटर चालू कर कर से हम फैन फैन चला सकते हैं, और जो हाई मीनेज वाले बर्ड हो ताकि हम उसको टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। ये कंप्लीट ओपन सेट रेडी फॉर समर। देखिए पूरा बर्ड का टेम्परेचर, सेट का टेम्परेचर अच्छा रहेगा, पूरा बर्ड ऐसे आराम से बैठे रहेंगे, कोई पेंटिंग नहीं करेंगे। ये फोगर और पंखे जो अधिक गर्मी के टाइम के लिए हैं, फोगर और पंखे दोनों चलते रहेंगे इस तरह, तो बहुत अच्छा टेम्परेचर सेट कर आता है, बर्ड भी हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। केस स्टडी कि हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट लॉस क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट लॉस क्या होता है। इनडायरेक्ट लॉस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस दो लॉस हो जाते हैं हमारे। क्या क्या लॉस होते हैं, मान लीजिए हमारा 5,000 वर्ड का बर्ड का सेट है, स्टैंडर्ड मार्केट रेंज 35 दिन का, बॉडी वेट 2.2 kg का है, स्टैंडर्ड FCR 1.55, एवरेज फीड कास्ट 40 रुपये के जी, ब्रॉयलर सेलिंग प्राइस 110 रुपये के जी। इसमें डायरेक्ट लॉस क्या होता है, इनडायरेक्ट लॉस का क्या होता है, केस स्टडी हम देखें। डायरेक्ट लॉस में क्या होगा, मोर्टेलिटी, नॉर्मल मोर्टेलिटी 3% होना चाहिए, मोर्टेलिटी बढ़ गई हीट स्ट्रेस से 8%, 400 वर्ड हो गए। एडिशनल मोर्टेलिटी ड्यू टू हीट 250 मोर्टेलिटी, 250 वर्ड का। फाइनेंशियल लॉस हुआ 250 इंटू 2.2 kg, 550 kg लॉस हुआ हमारा। 110 रुपये मार्केट रेट है, तो 60,500 का ये आपका डायरेक्ट लॉस हो गया, कि जो हमारे हीट स्टॉक की मोर्टेलिटी है ये लॉस चला गया हमारा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लॉस में क्या होता है, जो हम आप लोग को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। नॉर्मल नॉर्मल वेट 2200 ग्राम आना चाहिए, बॉडी वेट आएगा 2 kg। वेट लॉस पर बर्ड 200 ग्राम, टोटल केजी लॉस में 5,000 इतना हो गया, 1,000 kg लॉस हमारा। फाइनेंशियल लॉस 1,000 इंटू 110, इतना लॉस हो गया हमारा। टोटल लॉस हमारे 1,10,000 पे पहुंच गए। ये इनडायरेक्ट लॉस चला गया, इनडायरेक्ट लॉस बहुत अधिक चला गया हमारा, क्योंकि इसमें सारे बर्ड आपके अगर जो बॉडी वेट अच्छा जा रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो डायरेक्ट लॉस में कम हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट लॉस में फीड इनटेक कम कर रहा है, स्ट्रेस की वजह से वेट गेन कम हुआ, FCR भी हाई जाएगा, उसको इनडायरेक्ट लॉस बहुत अधिक चले जाते हैं हमारे फिर। इनडायरेक्ट लॉस इंक्रीज FCR, FCR में क्या क्या इनडायरेक्ट लॉस में जाएगा हमारा। एक्स्ट्रा फीड कंजप्शन 1.75 से 1.5 से 1.75 FCR पहुंच गया। 2 kg, 5,000 वर्ड का, 2,000 kg एक्स्ट्रा फीड कंजप्शन हो गया। फाइनेंशियल लॉस हमारा इंक्रीज हो गया FCR की वजह से, 80,000 ही हमारा सिर्फ
फीड कॉस्ट लग गया, जो इनडायरेक्ट लॉस हुआ, फीड इनटेक कम किए, एफसीआर हाई गया, उस वजह से इनडायरेक्ट लॉस इतना चला गया। हमारा पूरा फीड इनटेक भी किया, एफसीआर की वजह से इतना लॉस गया इनडायरेक्ट में। कलिंग बर्ड, जो स्ट्रेस की वजह से छोटे बड़े बर्ड हो जाएंगे, कलिंग करना पड़ेगा। नॉर्मली 1% होना चाहिए, उसमें लगभग 3% बर्ड हमारे कलिंग में जाए, जो छोटे बड़े हो गए, कल करना पड़ा मुझे। उसका लॉस, कलिंग बर्ड का रेट मेनली 50 रुपये पर बर्ड के हिसाब से रखें। नॉर्मल मार्केट रेट 110 रुपये kg, 2 kg के साथ 220 बर्ड थे। लॉस पर कल बर्ड 220 माइनस 50, 170 रुपये पर बर्ड। आगे क्यों बढ़ता 170 रुपये पर बर्ड हमारा जो कलिंग का वो लॉस गया। टोटल लॉस हमारे 70,000 ही लॉस हो गए। तुम्हारे लॉस चले जाएंगे, जो हमारे टेम्परेचर और इस स्ट्रेस में कहीं बढ़ रहा, तुम्हारे इतने लॉस चले जाएंगे। टोटल फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू हीट स्ट्रेस 5,000 बर्ड। डायरेक्ट लॉस मोर्टेलिटी की वजह से इतना चला गया आपका 60,000। इनडायरेक्ट लॉस बॉडी वेट लॉस की वजह से 1,10,000 गया। इनडायरेक्ट लॉस एफसीआर इंक्रीज हुआ, जब एफसीआर हाई चला गया 80,000 हुआ। जो हमारे कल बर्ड हुए, जो नाट से लेवल जाएंगे, कल बर्ड हो गए 17,000। इतना टोटल हमारा लॉस 5,000 पे इतना लॉस हो, 2,67,500 इतना लॉस हमारा सिर्फ 5,000 के बर्ड पे हो गया। जो बड़े फार्म है 10,000 15,000 के हैं, वहां पे कितना लॉस हो सकता है। तो ये हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लॉस बहुत अधिक चले जाते हैं, सिर्फ टेम्परेचर ना मेंटेन होने की वजह से। इक्विपमेंट हमारा आरओआई क्या निकलेगा, इक्विपमेंट के हिसाब से हम देखें कंपेरिजन 5,000 वाट के लिए। टोटल फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू हीट स्ट्रेस इतना चला गया 2,67,000। कास्ट फैन का 15,000, एक बार उसका दिया, 4 फैन है 60,000 हो गया। स्प्रिंकलर का 14,000। कास्ट ऑफ जूट पाइप और ड्रिट का 60,000। टोटल इक्विपमेंट कास्ट 1,34,000 हो गया। हमारा एक्सपेक्ट सेविंग 60% रिड्यूस लॉस। ये हमारा 60% में पैसे बचा सकते हैं अगर सिर्फ सारे मैनेजमेंट कर लें, तो हमारे इतने पैसे बच जाएंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.2। Here ROI 1.2 मीनिंग एवरी वन इन्वेस्ट यू गेट 1.2 रिटर्न। मतलब आप इतना 1 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, 1.2 रुपये रिटर्न आपको मिल गया। दिस इन्वेस्टमेंट रिकवर इस कास्ट विद इन वन फ्लॉक साइकिल स्टार्टिंग गिविंग प्रॉफिट। एक ही लॉट में आपको इतना, अगर जो आपने इतना पैसा लगाया, इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा एक ही फ्लॉक में। तो आप एक बार इतना इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो आपके 2 फ्लॉक, गर्मी के 2-3 फ्लॉक निकल, तो आपके रिटर्न पूरे जो भी आप इक्विपमेंट लगाएंगे उसके पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। अभी सभी के लिए अनम्यूट कर दिए सबको। जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं